भारतीय संस्कृति को समर्पित जर्मन संस्कृतज्ञ आचार्य हेलमुट फॉन ग्लासेनपर। उस दिन प्रातःकाल से बादल घिरे हुए थे। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थीं। ट्यूबिंगेन विश्वविद्यालय पश्चिमी जर्मनी के सामने खड़ी बस में बैठकर सभी छात्र छात्राएं और प्रवक्ता गण चल दिए। सभी शांत और उदास थे। बीच बीच में जो शब्द कानों में पड़ रहे थे उनमें प्रो ग्लासेनपर ही चर्चा का विषय थे। धीरे धीरे हम पहाड़ी पर पहुंचे, जहां अभी दिवंगत प्रो ग्लासेनपर के अंतिम दर्शन करके अपनी श्रद्धांजलि देने और अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने गए थे। यहाँ एक ऊंचे स्थान पर लकड़ी के बॉक्स में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, जो फूलों से ढंका हुआ था। विभिन्न संस्थाओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मित्रों तथा परिचितों के द्वारा अर्पित किए गए फूलों का ढेर सा लगा था। धूपबत्ती की पवित्र गंध वातावरण में व्याप्त थी। कक्ष में दोनों ओर पड़ी कुर्सियों पर हम सब बैठ गए। विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रस्तोता, कला संकाय के अध्यक्ष और मेरे भारतीय संस्कृति और साहित्य तथा तुलनात्मक धर्मशास्त्र विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो पॉल थीमे अपने अपने पदोचित वेश में विराजमान थे। ये घटना 1963 की है, जब मैं जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की फेलोशिप पर वहां प्रो थीमे के मार्गदर्शन में अपना शोध कार्य कर रही थी और सप्ताह में 2 दिन संस्कृत एवं हिंदी का शिक्षण भी कर रही थी। प्रो ग्लासेनपर का जन्म 8 सितंबर 1891 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन नगर में हुआ था। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और प्रारंभ से मृत्यु पर्यंत अध्ययन अध्यापन के कार्य में समर्पित भाव से रमे रहे। सन 1910 से 1914 तक उन्होंने ट्यूबिंगेन, म्यूनिख, बर्लिन, बॉन विश्वविद्यालयों में भारतीय धर्म और दर्शन का अध्ययन किया। सन 1914 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आपके शोध प्रबंध का विषय था जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत, कर्म संबंधी उपदेश। इसके 14 वर्ष पश्चात सन 1942 में बम्बई में इस पुस्तक का अंग्रेजी का अनुवाद छपा। इसी से इस ग्रंथ के महत्व और उपादेयता का अनुमान लगाया जा सकता है। छात्र रूप में ही नहीं, अध्यापक की दृष्टि से भी वे अत्यंत सफल रहे। बॉन, बर्लिन और कोएनिग्सबर्ग आदि विश्वविद्यालयों में वह विशिष्ट प्रोफेसर रहे। सन 1946 से 1951 तक वह ट्यूबिंगेन में ही प्राच्यविद्या विभाग के अध्यक्ष रहे। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी वह विश्वविद्यालय में सम्मानित आचार्य के रूप में तुलनात्मक धर्मशास्त्र और भारतीय दर्शन आदि विषयों पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे। अपने जीवन काल में उन्हें विश्व के विभिन्न देशों से निमंत्रण मिले थे। अत्यंत सम्मानित अतिथि के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी द्वीप समूह, अनेक यूरोपीय देशों और भारत की यात्राएं की। विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनके भाषणों का आयोजन किया गया। उनके शोध और विद्वत्तापूर्ण लेखों का फ्रेंच, इंग्लिश और भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद। जर्मनी में भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं धर्म दर्शन के क्षेत्र में 2 भी शोध कार्य हुए। उनके प्रमुख प्रतिनिधियों में प्रो ग्लासेनपर थे। सन 1953 में भारत सरकार ने इनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें उपरूप में एक विशाल शब्दकोश समर्पित किया था। महात्मा बुद्ध के 2500 वर्ष पूरे होने पर सन 1956 में भारत में जो विराट बुद्ध जयंती समारोह मनाया गया था, उसमें भी भारत सरकार की ओर से प्रो ग्लासेनपर भी आमंत्रित किए गए थे। उनकी 70वीं वर्षगांठ पर पश्चिमी जर्मनी के प्रधानमंत्री की ओर से उनकी साहित्य सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनको उच्च कांस्य पदक किया गया था।
शास्त्रीय क्षेत्र में प्रोफेसर ग्लासेनपर की इस प्रसिद्धि का आधार उनके बहुसंख्यक विराट प्रकाशन, जिनके अंत में उनके भाषा विज्ञान संबंधी शोध कार्य के साथ ही ऐतिहासिक अनुसंधान कार्य छिपे हुए थे। भारत में उनकी विशेष रुचि थी। उनका ये अध्ययन, लेखन और अनुसंधान विशेष रूप से मध्यकालीन भारतीय दर्शन, बुद्ध की मूल शिक्षाओं, कालांतर में हुए परिवर्तन, प्राचीन और अर्वाचीन तत्वों के तुलनात्मक रूप को स्पष्ट करने का सफल प्रयत्न था। अपने सभी शोध परिणामों और निष्कर्षों को भी उन्होंने अत्यंत सुलझे रूप में सबके समक्ष रखा। इस प्रकार अपने अनुगामियों और अध्ययनशील व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन किया। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म, दर्शन पर तथा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। अपनी एक पुस्तक में उन्होंने इस रहस्य का भी उद्घाटन किया है कि किस प्रकार प्रसिद्ध दार्शनिक कांट, हेगेल और शोपेनहावर ने भारतीय दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों को ही लेकर पाश्चात्य दर्शन में अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। यही नहीं, हमारे साहित्य का पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के उद्देश्य हमारे साहित्यिक ग्रंथों तथा प्राचीन और अर्वाचीन काव्य का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। अनेक स्थलों पर उन्होंने पाश्चात्य देशों पर पड़े हुए भारतीय संस्कृति के प्रभाव का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। यूरोप ही नहीं, सुदूर पूर्व में बौद्ध धर्म का प्रभाव, वहां पर प्रचलित भारतीय परंपराओं और विश्वासों की ओर भी सबका ध्यान आकृष्ट किया। स्वर्गीय प्रो. ग्लासेनपर का निरंतर यही प्रयास रहा कि प्राच्य विद्या के सद्भावना, मैत्री और सहयोग आदि सिद्धांतों का सर्वत्र प्रचार किया जाए। यूरोप में भारत विषयक ज्ञान प्राप्त करने के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए विद्वानों को उत्साहित करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। उनका विश्वास था कि यदि विश्वमैत्री संभव है तो केवल भारतीय आध्यात्मिकता के द्वारा ही संभव है। इसीलिए अपने साहित्य द्वारा उन्होंने यही सिद्ध किया है कि पाश्चात्यों के इस भौतिक संसार से परे भी कोई ऐसा भूभाग है जहां आज भी मानवता और आध्यात्मिकता को महत्व दिया जाता है। भौतिक सुखों और भोग विलास की इच्छा जहां आज भी सादगी, त्याग, अहिंसा, धर्म और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। जिस वातावरण में आज भी ज्ञानियों, योगियों और साधु संन्यासियों का धनाढ्यों की अपेक्षा अधिक सम्मान है। इस प्रवृत्ति का हमारे जीवन क्या प्रभाव एवं स्थान है? यह प्रभाव हमें किस तरह ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और संघर्ष से दूर ले जा सकता है? इन सभी तथ्यों को पाश्चात्य देशों के समक्ष रखने का प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया है। यूरोपीय संकीर्ण की परिधि से बाहर आकर निष्पक्ष भाव से भारतीय ज्ञान ज्योति की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किए गए उनके अनेक प्रयास वस्तुतः सराहनीय हैं। शांत स्वभाव के अध्यवसायी, उत्साही और मेधावी आचार्य ग्लासेनपर से मिलकर मुझे अधिक बार सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका था। एक दिन अचानक मार्ग में चलते हुए मेरी भारतीय सखी श्रीमती नमिता दत्त ने जब उनसे मेरा परिचय कराया था, तब मैं ट्यूबिंगेन विश्वविद्यालय में नई आई थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जर्मनी निवास और वहां अध्ययन के लिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी थी। तब क्या पता था कि शीघ्र ही मृत्यु उन्हें हमसे बहुत दूर कर देगी। कुछ दिनों के बाद ही सुना था कि एक कार दुर्घटना में उनको चोट आ गई है और अस्पताल में उनके मस्तिष्क की शल्यक्रिया हुई है। 6 सप्ताह वह अस्पताल में रहे थे और वहीं 25 जून 1963 को वह ब्रह्मलीन होकर चले गए।